पैसों के लालच में इंसान इस प्रकार से अंधा हो जाता है कि किसी भी हद तक कदम उठाने को मजबूर हो जाता है कि मात्र उसकी एक छोटी सी जो गलती होती है उसकी वजह से न जाने कितने लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। आज की भी कहानी सेम इसी तरह ही है, जिसकी वजह से सिर्फ एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, बल्कि उसके बाद कई लोग सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। नमस्कार, मैं कुलदीप। आज की जो सच्ची घटना को सुनाने जा रहा हूँ यह उत्तराखंड की है। उत्तराखंड का एक जिला पड़ता है अल्मोड़ा, और इसी अल्मोड़ा का एक थाना पड़ता है लंगड़ा। लंगड़ा थाने के अंतर्गत एक गांव आता है भींगा देवली, और इसी भंगा देवली का एक रहने वाला जिसका नाम होता है सुंदरलाल। सुंदरलाल की पत्नी का नाम होता है गीता देवी। सुंदरलाल के टोटल 3 बच्चे होते हैं, जिनमें से 2 बेटी होती है और एक बेटा होता है। जो उसकी बड़ी बेटी होती है उसका नाम डिम्पल होता है, जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास होती है। जो उसका बेटा होता है ऋतिक, उसकी उम्र 21 साल की होती है। जो उसकी सबसे छोटी बेटी होती है अंशिका, जो कि 9th क्लास में अपनी पढ़ाई कर रही है। सुंदरलाल जो है एक रिटायर्ड पुलिस अफसर होता है, लेकिन सुंदरलाल की जो पत्नी होती है गीता देवी, उसकी 3 साल पहले उसकी मौत हो चुकी थी। बात कर रहा हूँ मैं 29 दिसंबर 2023 की रात्रि के वक्त। सुंदरलाल अपने 3 बच्चों के साथ बैठकर एक ही साथ खाना खाता है, और जैसे ही थोड़ी देर का समय गुजरता है उसके घर के अंदर से जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाजें शुरू हो जाती हैं। आवाज जब बगल का रहने वाला उसका एक भाई ओम प्रकाश सुनता है, तो अपने कुछ पड़ोसियों को लेकर सुंदरलाल के घर पहुंच जाता है और देखता है कि दरवाजा अंदर से बंद होता है। पड़ोसी वहां पर खड़े होकर कई बार उसको आवाज भी लगाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अंदर से दरवाजा कोई नहीं खोलता है। इसलिए ओम प्रकाश और पड़ोसी मिलकर उस दरवाजे को तोड़ देते हैं। लेकिन दरवाजा तोड़ते ही पड़ोसी जब घर के अंदर एंट्री करते हैं, तो घर के अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। दरअसल घर के अंदर सुंदरलाल की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, और बगल में उसके 3 बच्चों के अलावा एक आदमी और खड़ा हुआ था, जिसे पड़ोसियों ने आज से पहले कभी नहीं देखा था और कोई उसे पहचानता भी नहीं था। लेकिन सुंदरलाल के बच्चों के चेहरे पर अपने पिता की मौत का कोई गम नहीं था। उन्हें देख करके पड़ोसियों को लगता है कि सुंदरलाल की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसी के बच्चों ने किया है, क्योंकि वहां से वह सब भागने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले कि सब वहां से भाग पाते, पड़ोसियों ने मिलकर उन चारों को पकड़ लिया और कमरे के अंदर बंद कर देते हैं, और साथ ही साथ इस घटना की जानकारी नजदीकी पुलिस स्टेशन में दे देते हैं। इधर पुलिस को जैसा ही सूचना मिलती है, वह अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच जाती है और सबसे पहले सुंदरलाल की डेड बॉडी को चेक करते हैं। तो मालूम चलता है कि सुंदरलाल के शरीर पर कई जगह पर चोट के निशान और घाव मिलते हैं, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी डंडे और लाठियों की सहायता से सुंदरलाल की पीट पीट कर हत्या की गई है। उसके मुंह के अंदर कपड़ा भी ठूसा हुआ था। पुलिस इस वारदात की घटना की जानकारी के लिए जब पड़ोसियों से बातचीत करती है, तो पड़ोसी कहते हैं कि साहब, हमें तो इनके बच्चों पर ही शक है, क्योंकि ये चारों यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। तो वो कहते हैं कि इसी करके ये लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, तो हम लोगों ने इनको पकड़कर कमरे में बंद कर दिया है, चल के आप देख लीजिए। पुलिस जब उस कमरे का दरवाजा खोलती है और चारों को बाहर निकाल लेती है, और पुलिस जब इन चारों से सुंदरलाल की हत्या के बारे में पूछताछ करती है, तो ये चारों बिना किसी शक्ति दबाव के तुरंत ही सारी सच्चाई को बोल लेते हैं। लेकिन यह चारों जब सुंदरलाल की हत्या की पूरी कहानी बताते हैं, तो वाकई में इसे सुनने के बाद सारे चौंक जाते हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से 3 साल पहले, जब सुंदरलाल अपनी ड्यूटी पर होता है। सुंदरलाल की पोस्टिंग इंडो के बॉर्डर पर होती है। सुंदरलाल अक्सर अपने काम के सिलसिले में अपनी ड्यूटी पर ही होता है, चाहकर भी वह अपने बच्चों को समय नहीं दे पाता है। सुंदरलाल के जो 3 बच्चे होते हैं उनकी परवरिश उनकी माँ गीता देवी करती है। पर करीब 3 साल पहले गीता की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है, उसकी मौत हो जाती है। उस वक्त भी सुंदरलाल अपनी ड्यूटी पर ही होता है। गीता की जैसे मौत हो जाती है, उसके बाद सुंदरलाल अपने घर पर आता है और अपने 3 बच्चों को अपने साथ लेकर चला जाता है, जहाँ पर वह ड्यूटी करता था। अपने बच्चों को साथ ही लेकर घूमता है, लेकिन सुंदरलाल के बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, उनको अपनी शिक्षा को लेकर काफी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। इधर सुंदरलाल को देहरादून में जब उसे एक सरकारी क्वार्टर मिल जाता है, अपने 3 बच्चों को देहरादून के सरकारी क्वार्टर में रख देता है। वहीं से वह तीनों की पढ़ाई कराने लगता है, और सुंदरलाल फिर से अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। जब कुछ सालों का समय गुजरता है, डिम्पल की जो पीएचडी की पढ़ाई थी वह कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद डिम्पल अपने ही इलाके में एक प्राइवेट स्कूल होता है, वहाँ शिक्षक की नौकरी पर लग जाती है। इधर जो उसका बेटा ऋतिक होता है, जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है, तो वह एक जिम में ट्रेनर के रूप में काम करने लगता है। तब तक इधर जो अंशिका होती है, जो उसकी छोटी बेटी होती है, वह 9th क्लास में अपनी पढ़ाई कर रही होती है। इधर सुंदरलाल अपनी ड्यूटी पर इस प्रकार से व्यस्त हो जाता है कि चाह करके भी अपने बच्चों को समय नहीं दे पाता है।
लेकिन बीच बीच में अपने बच्चों से बातचीत करता रहता है और उनके पास जब उसे मौका मिलता है तो वह मिलने के लिए चला आता है। कुछ दिन का वक्त गुजरता है और फिर से वापस अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। अपनी ड्यूटी पर वह वापस चला जाता है। जैसे ही कुछ महीनों का और वक्त गुजरता है, एक दिन डिम्पल की फेसबुक के जरिए एक लड़के से इसकी दोस्ती हो जाती है। उस लड़के का नाम हर्षवर्धन होता है, जो कि हर्षवर्धन जो है संगम बिहार दिल्ली का रहने वाला होता है। फेसबुक के जरिए डिम्पल और हर्षवर्धन के बीच में बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है और बात करते करते उन दोनों के अंदर प्रेम प्रसंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। और उसके बाद जो हर्षवर्धन होता है, जब इनका प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है तो वह उससे मिलने के लिए दिल्ली से देहरादून आने लगता है। पर जैसे ही कुछ महीनों का समय गुजरता है, एक दिन इस बात की जानकारी सुंदरलाल को मालूम चल जाती है कि उसकी बच्ची का किसी लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। जैसे ही इस बात की जानकारी सुंदरलाल को होती है, सुंदरलाल जब देहरादून अपने घर पर पहुंचता है, डिम्पल को काफी समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि उस लड़के का पीछा छोड़ दो और अपने करियर पर ध्यान दो। लेकिन डिम्पल का हर्षवर्धन के प्यार में इस प्रकार से अंधी हो चुकी थी कि अपने पिता की एक बात सुनने के लिए वह तैयार नहीं होती है। सुंदरलाल अपनी बच्चियों को समझा बुझाकर अपनी ड्यूटी पर तो चला जाता है, लेकिन सुंदरलाल को अब यह डर सताने लगता है कि हर्षवर्धन की वजह से उसके बाकी के बच्चों पर कहीं बुरा असर न पड़ जाए। जैसे ही कुछ दिनों का समय और गुजरता है, एक दिन सुंदरलाल को मालूम चलता है कि दरअसल जो डिम्पल है वह अपने दोनों भाई बहनों को छोड़कर हर्षवर्धन के पास दिल्ली चली गई है। जैसे इस तरह की जानकारी सुंदरलाल को मालूम चलती है, तुरंत अपने घर पर पहुंच जाता है और अपनी बेटी के नंबर पर फोन करता है और उसे वह अपने पास आने के लिए बुलाता है और साथ ही साथ अपनी बेटी के ऊपर दबाव डालने लगता है। दरअसल सुंदरलाल अपनी बेटी को अपने मनपसंद के एक बेहतर घर में शादी करवाना चाहता था, लेकिन जो डिम्पल होती है वह अपनी जिद पर उतर जाती है। अपने पिता से कहती है कि अगर मैं शादी करूंगी तो हर्षवर्धन से ही करूंगी। सुंदरलाल अपनी बेटी के ऊपर काफी दबाव डालने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बावजूद भी जो डिम्पल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन सुंदरलाल के लाख मना करने के बावजूद भी जब डिम्पल उसकी बात नहीं मानती है, सुंदरलाल वापस जब अपनी ड्यूटी पर चला जाता है, करीब 3 महीनों का वक्त गुजरता है, सुंदरलाल अपनी नौकरी से रिटायर हो जाता है। सुंदरलाल जब रिटायर हो जाता है तो वापस अपने बच्चों के पास आ जाता है और फिर अपने बच्चों के साथ ही रहने लगता है। लेकिन सुंदरलाल जब अपने बच्चों के साथ रहने लगता है, चाह करके भी वह बच्चे उसके करीब नहीं आ पाते हैं। आए दिन हर रोज सुंदरलाल की अपने बच्चों से झगड़ा होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से एक दिन सुंदरलाल इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि सुंदरलाल जो होता है अपने तीनों बच्चों को वहीं पर छोड़कर अपने पैतृक गांव भंगा देवली में पहुंच जाता है और फिर से वहां पर अकेले ही रहने लगता है। लेकिन सुंदरलाल जब रिटायर होता है, उसे एक मोटी रकम मिलती है। जैसे ही सुंदरलाल को एक मोटी रकम मिलती है, उसके बाद से सुंदरलाल के तीनों बच्चे अपने पापा से पैसे मांगने शुरू कर देते हैं। लेकिन पैसे की जब डिमांड करते हैं, सुंदरलाल अपने बच्चों को एक फूटी कौड़ी नहीं देता है और जो सुंदरलाल होता है अपने बच्चों को एक भी फूटी कौड़ी देने को तैयार नहीं होता है और कहता है कि जैसे मैं चाहता हूँ, अगर मेरे बताए हुए रास्ते पर तुम लोग नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगा। जब पैसे देने से इनकार कर देता है सुंदरलाल, के तीनों बच्चे अपने पिता से काफी नफरत करने लगते हैं। सबसे ज्यादा तकलीफ तो सुंदरलाल की जो सबसे छोटी बेटी अंशिका होती है, उसको होती है। अंशिका सोचती है कि अब पिता के रहते हुए अपने भाई और बहन से वो पैसे कैसे मांगे। जो डिम्पल होती है वह अपने पिता से इस प्रकार से परेशान हो जाती है कि एक दिन वह सारी बातें अपने प्रेमी हर्षवर्धन को बता देती है और उसे देहरादून आने के लिए घर पर बुला लेती है। हर्षवर्धन जब देहरादून में पहुंचता है, डिम्पल और उसके भाई बहन हर्षवर्धन से कहते हैं कि पिता के पास जो मोटी रकम उनको मिली है, हमें डर है कि कहीं ना कहीं वह सारा पैसा अपनी प्रॉपर्टी अपने भाई को ना दे दें। और साथ ही साथ डिम्पल अपने प्रेमी से यह भी कहती है कि मुझे मुझे शक है कि शायद पिताजी का गांव में किसी महिला के साथ अवैध संबंध चल रहा है। जैसे इस तरह की बातें वह कहती है, हर्षवर्धन उससे कहता है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। तो डिम्पल अपने प्रेमी से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर पापा के पास चलते हैं और उन्हें कैसे भी मनाकर उनके पास जो पैसे उनको मिले हैं वह सब हम ले लेते हैं। और डिम्पल जब अपने प्रेमी को अपने साथ चलने की बात करती है, जो हर्षवर्धन होता है वह भी साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। दरअसल हर्षवर्धन भी पैसे के लालच में आ जाता है। हर्षवर्धन भी चाहता है कि कैसे भी करके एक बार डिम्पल से उसकी उसकी शादी हो जाए, उसके बाद से वह खुद भी मालामाल हो जाएगा। यही सब सोच विचार करने के बाद 28 दिसंबर 2023 को शाम के वक्त चारों लोग अपने पापा के पास पहुंच जाते हैं। रात्रि को सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं।
खाना खाने के बाद सब लोग सो जाते हैं। अगला दिन भी बेहतर तरीके से गुजरता है। लेकिन शाम के वक्त डिम्पल जब खाना बनाती है और सब खाने के लिए जब एक साथ बैठते हैं, उस वक्त तो जो सुंदरलाल होता है काफी नशे में होता है। खाना खाने के दौरान ही सुंदरलाल के सारे बच्चे उसे पैसे मांगने की डिमांड करते हैं, लेकिन सुंदरलाल उन्हें 1 रुपए भी देने के लिए तैयार नहीं होता है। जब अपनी तमाम कोशिश कर लेते हैं, सुंदरलाल जब पैसे देने के लिए तैयार नहीं होता है, तो ये चारों मिलकर सुंदरलाल को पीटना शुरू कर देते हैं। पर जैसे ही सुंदरलाल को पीटना शुरू करते हैं, सुंदरलाल जो होता है जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। उसकी चीख पुकार सुनकर उसके बगल में उसका भाई ओम प्रकाश रहता है, कुछ पड़ोसियों को अपने साथ लेकर उसके घर पहुंच जाता है। लेकिन यह सब के सब मिलकर उस दरवाजे को अंदर से लॉक कर देते हैं। ओम प्रकाश जब अपने पड़ोसियों के साथ दरवाजे पर पहुंचता है, दरवाजा खुलवाने की जब बात कहता है, लेकिन तभी इधर जो हर्षवर्धन अंदर से एक सरिया उठाकर लाता है, उसमें कपड़ा लपेट लेता है और पड़ोसियों को धमकी देते हुए कहता है कि वह कहता है कि मेरे हाथ में हथियार है, यहाँ से चले जाओ वरना मैं गोली चला दूंगा। गोली चलाने की जब वह धमकी देता है तो पड़ोसी डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद से सुंदरलाल के सारे बच्चे उसके मुंह में कपड़ा ठूस देते हैं और हर्षवर्धन उसी सरिये से सुंदरलाल के सिर पर जोर से वार करता है, जिसकी वजह से जिसकी वजह से सुंदरलाल की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। सुंदरलाल की जैसे मौत हो जाती है, चीख पुकार जब शांत हो जाती है, यह सब के सब यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले कि ये लोग भाग पाते, ओम प्रकाश फिर से अपने पड़ोसियों को लेकर वहां पहुंच जाता है और दरवाजा तोड़कर अंदर एंट्री कर लेता है। और जैसे ही इस तरह का नज़ारा देखते हैं, सबको शक हो जाता है कि सुंदरलाल की जो हत्या की गई है उसके बच्चों ने ही किया है। इसलिए सुंदरलाल के तीनों बच्चों और हर्षवर्धन को चारों को पकड़ लेते हैं और एक कमरे में बंद कर देते हैं। वाकई में चारों जब अपनी पूरी कहानी पुलिस वालों को बताते हैं, पुलिस इन चारों के बयान के तहत उनको अपनी कस्टडी में ले लेती है और जिला अदालत में पेश करती है, जहां से तीनों को जेल में भेज दिया जाता है। जो उसकी सबसे छोटी बेटी होती है अंशिका, उसको बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। दोस्तों, यह एक सच्ची घटना है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए नई नई वीडियो लाता रहूं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।